नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा डिजिटल बुलेटिन, जहां पर 10 बड़ी खबरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं देश दुनिया की। और चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। जिहादी नेता संघ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाय पार्टी इस वक्त सुर्खियों में है, ट्रेंड कर रही है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा को दुनिया अबू मोहम्मद अल जोलानी के नाम से जानती है। एक खूंखार जिहादी के तौर पर उसे जानती है, जिसके सिर पर अमेरिका ने ही 83 करोड़ का इनाम रखा था। वे अब ट्रंप के साथ मुस्कुराते हुए कैमरों में कैद हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराकर इसकी जानकारी दुनिया को दी, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है उनकी टी पार्टी। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि चाय की ये चुस्की उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ की जिसके सिर पर कभी अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। साथ में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। इस जिहादी नेता ने कई साल अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन आज अमेरिका में बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ही चाय पी रहा है। ऐसे में आपको दिखाते हैं आतंक और राजनीति के बीच की दीवार कितनी पतली होती जा रही है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा को दुनिया अबू मोहम्मद अल जोलानी के नाम से एक खुखार जिहादी के तौर पर जानती है। वे अब ट्रंप के साथ मुस्कुराते हुए कैमरों में कैद हुए हैं। ये वही जोलानी जो एक समय अल-कायदा के सीरियाई फ्रंट अल नुसरा के सरगना थे और अमेरिका ने उन्हें 2013 में ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। जोलानी ने अमेरिका और इराकी फौजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, फिर सीरिया लौटकर बशरा अल असद की सरकार के खिलाफ इस्लामी विद्रोह की अगुवाई की। 6 महीने पहले जोलानी ने ईरान समर्थित समूहों को सीरिया से खदेड़कर असद सरकार को गिरा दिया और खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सोचिए कितना खुखार है जिहादी नेता। लेकिन सवाल है कि आखिर ट्रंप ने जिहादी नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी से हाथ क्यों मिलाया? ट्रंप और जोलानी की ये ऐतिहासिक मुलाकात रियाद में हुई। ट्रंप दूसरे कार्यकाल की पहली मध्य पूर्व यात्रा के दौरान पहुंचे थे। यह 25 सालों में पहली बार है जब किसी अमेरिकी और सीरियाई राष्ट्रपति के बीच आमने सामने बातचीत हुई है। इस मुलाकात से एक दिन पहले ट्रंप ने सीरिया पर दशकों से लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की। जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यहां तक कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ये कदम मैं सऊदी अरब के लिए कर रहा हूं। ये कदम साफ तौर पर सीरिया में आर्थिक निवेश का रास्ता खोलता है, खासकर उन खाड़ी देशों के लिए जो अब तक अमेरिकी पाबंदियों से डरे हुए थे। सीरिया की अर्थव्यवस्था पहले से ही बर्बाद है। विश्व बैंक के अनुसार 2010 से 2020 के बीच सीरिया अर्थव्यवस्था आधी से भी कम रह गई है और 2022 तक देश की लगभग 59% आबादी गरीबी में थी। 2023 के विनाशकारी भूकंप ने हालात और बिगाड़ दिए। अब जबकि अमेरिका ने पाबंदियां हटाई हैं, अरब देश अरबों डॉलर का निवेश करने को तैयार बैठे और इसमें सबसे आगे सऊदी अरब है। अब तुर्की और सऊदी अरब की अपील पर ट्रंप ने यह बैन को हटा दिया, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। ट्रंप ने अल-कायदा के आतंकवादी रहे शख्स से हाथ क्यों मिलाया? ट्रंप ने सीरिया पर लगाया बैन क्यों हटाया? ट्रंप जोलानी से हाथ मिलाने से पहले अमेरिका की एंटी टेरर नीति क्या भूल गए? ये तमाम सवाल तब खड़े हो गए जब एक खबर वायरल हुई, वो तस्वीरें वायरल हुई, जहां पर एक जिहादी नेता के साथ
ट्रंप नजर आए। ऐसे में इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी लेकर सामने आते हैं और आतंकवाद को लेकर बयान देते हैं कि वो सख्त इसके खिलाफ हैं। लेकिन अचानक से वो एक जिहादी नेता के साथ हाथ मिलाते हुए और टी पार्टी करते हुए नजर आने लगते हैं। वही दूसरी बड़ी खबर सीरिया से रहेगी। सीरिया के आतंकी संगठन HTS के मुख्य अबू मोहम्मद अल जोलानी ने अल कायदा से शुरुआत कर अल नुसरा फ्रंट और फिर HTS का नेतृत्व संभाला। कभी कट्टरपंथी छवि वाला ये आतंकी अब खुद को उदार नेता बताने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप से हाथ मिलाने के बाद वे फिर सुर्खियों में आ गया है, लेकिन उसकी सच्चाई आज भी अंतर्राष्ट्रीय संदेह के घेरे में है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक ऐसा नाम दोबारा सुर्खियों में है जो कभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रतीक माना जाता था। अबू मोहम्मद अल जोलानी, सीरिया का वही चेहरा जिसने अल कायदा की छत्रछाया में आतंक की इमारत खड़ी की, आज खुद को एक राजनीतिक नेता के रूप में पेश कर रहा है। और अब उसकी पहचान सिर्फ सीरिया या जिहाद तक सीमित नहीं रही। जब उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया, इतना ही नहीं, सऊदी में ट्रंप ने तो सीरिया के प्रतिबंध को हटाने का भी ऐलान कर दिया। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है, आखिर कौन है ये जोलानी और कैसे वे आतंक से राजनीति की ओर बढ़ा? अबू मोहम्मद अल जोलानी का असली नाम अहमद अल शारा है। वह 1982 में सीरिया की राजधानी दिमशक के एक अमीर परिवार में पैदा हुआ। बचपन से ही उसे पढ़ाई और आधुनिक जीवन शैली मिली, लेकिन 9/11 के हमलों के बाद उसकी सोच में कट्टरता आई। वह गुप्त धार्मिक बैठकों और उपदेशों का हिस्सा बना और फिर अमेरिका द्वारा इराक पर हमले के बाद वह वहां पहुंचा। जोलानी ने अबू मुसाब अल जरकाबी के नेतृत्व वाली इराकी अल कायदा में शामिल होकर आतंक के रास्ते पर पहला कदम रखा। जोलानी को इराक में गिरफ्तार कर लिया गया था और 5 साल तक वह जेल में रहा। लेकिन 2011 में सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो उसने वापसी की। इसी दौरान उसने अल नुसरा फ्रंट नामक संगठन की स्थापना की, जो सीरिया में अल कायदा की शाखा बन गया। 2 साल बाद वह इस्लामिक स्टेट उभर रहा था तो उसने बगदादी के प्रति निष्ठा दिखाने से इनकार कर दिया और अल जवाहिरी के प्रति वफादारी जताई। यही वह मोड़ था जब जोलानी ने खुद को विभिन्न विचारधारा वाला आतंकी साबित करने की कोशिश शुरू की। 2016 में जोलानी ने दावा किया कि वह अल कायदा से अलग हो गया है। इसके बाद उसने अपने संगठन हयात तहरीर अल शाम HTS को एक स्थानीय शासन के रूप में पेश किया, खास तौर पर इदलिब प्रांत में। उसने पगड़ी की जगह सेना की ड्रेस पहननी शुरू की, टीवी इंटरव्यू दिए और खुद को सीरियाई जनता का संरक्षक बताया। 2021 में उसने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने यहाँ तक कहा कि उसका असली नाम अहमद अल शरा है और वह गोलन हाइड्स से निकाले गए परिवार का वंशज है। HTS ने इदलिब में अपनी छत्रसत्ता कायम कर ली, लेकिन इसकी राह आसान नहीं थी। जोलानी ने अपने विरोधी गुटों को कुचल दिया और स्थानीय प्रशासन पर कब्जा कस लिया। हालांकि इस दौरान HTS पर नागरिकों पर अत्याचार, विरोधियों को जेल में डालने और अल्पसंख्यकों को डराने के गंभीर आरोप लगे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे युद्ध अपराध करार दिया। बावजूद इसके जोलानी लगातार कोशिश कर रहा है कि वह जिम्मेदार राजनीतिक नेता के रूप में देखा जाए। हाल ही में जोलानी की ओर से पश्चिमी मीडिया को दिए गए बयानों और उदार रुख को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि वह अमेरिका, खासकर ट्रंप जैसे नेताओं के लिए एक संभावित संपर्क बन सकता है। अगर जोलानी खुद को एक जिम्मेदार चेहरा साबित करता है तो अंतर्राष्ट्रीय चिंता कम होगी और उसकी राह आसान हो जाएगी। अबू मोहम्मद अल जोलानी की यात्रा एक संपन्न युवक से कट्टर आतंकी और फिर एक राजनीतिक अभिनेता तक की मध्य पूर्व की जटिल राजनीति का प्रतीक बन चुकी है।
जिस नेता से कभी अमेरिका लड़ रहा था, अब अगर वही अमेरिका कूटनीति का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है तो ये सिर्फ जोलानी की चालाकी नहीं बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन का भी संकेत है। ट्रंप से हाथ मिलाने की चर्चाओं ने न सिर्फ उसकी छवि पर सवाल उठाए हैं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के आतंकी गतिविधि में शामिल होने के बावजूद IMF से फंड दिलाया। सीरिया अमेरिका की आतंकी लिस्ट में था, फिर भी उस पर से प्रतिबंध हटाया। और कतर, जहां हमास और राजनीतिक दफ्तर है जो अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है, संविधान का नजरअंदाज कर उसे लग्जरी गिफ्ट ले रहे हैं। ऐसे में कई सवाल अब अमेरिका पर खड़े हो रहे हैं। वही तीसरी बड़ी खबर रहेगी पाकिस्तान से जुड़ी। पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड के प्यार में यूपी के युवक ने सरहद पार की, लेकिन उसे दुश्मन देश ने जेल की सजा सुना दी। सही सुना आपने। साथ ही जुर्माना भी लगाया। युवक को रिहा करवाकर वतन वापसी करवाने में पाकिस्तानी वकील उसकी मदद कर रहा था। क्या ये पूरा मामला है? इस रिपोर्ट में देखिए। भारत पाकिस्तान विवाद के बीच खबर सामने आई है कि अब एक भारतीय आशिक को पाकिस्तान में 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद हर भारतीय के कान खड़े हो गए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले बादल बाबू को पाकिस्तानी युवती सना रानी से प्यार हो गया। वो उससे मिलने के लिए पाकिस्तान भी पहुंच गया, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिस कारण पाकिस्तान की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर कोर्ट ने उसे 1 साल की जेल की सजा सुनाई, साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बादल फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद है। उसे 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक वकील ने बादल के परिवार को यह यकीन दिलवाया है कि वो उसकी सजा को कम करवाकर जल्द ही भारत भेजने की कोशिश करेंगे। बादल के परिवार ने पाकिस्तानी वकील का शुक्र अदा किया है। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव नगला खटकारी का है। कृपाल सिंह का बेटा बादल बाबू सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के मंडी बहादुद्दीन निवासी सना रानी से प्रेम करने लगा था, जिसके चलते वह परिवार के लोगों को बिना बताए उससे मिलने के लिए बॉर्डर को पार कर पाकिस्तान पहुंच गया। यहां पाकिस्तान पुलिस ने 27 दिसंबर 2024 को उसे पकड़कर पाकिस्तान की जेल में डाल दिया। तभी से उसका पिता कृपाल सिंह और उसकी मां अपने बेटे बादल को लेकर काफी परेशान है, जिस बीच उसकी बुआ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सुनिए। महीना 2 महीना पहले 3-4 महीना पहले रक्षाबंधन से मेरी मुलाकात हुई थी उससे। ये कह रहा था बुआ मैं दुबई काम करने के लिए जा रहा हूँ और पाकिस्तान कैसे पहुंचा जाएगा। तो मैंने एक जानकारी दी कि साले पाकिस्तान जाने की तुझे क्या जरूरत है। तो बुआ ऐसे ऐसे मुझे फेसबुक द्वारा बात हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। लड़की देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी है, पर वो बताता था, मुझे बता रहा था मुझे। अब जानकारी क्या मिली? यही जानकारी आ रही है कि फेसबुक द्वारा किसी महिला से या लड़की से बात हो रही थी उसकी, तो वो कि उसी के मामले में वो लड़का वहां पहुंच गया है। वहीं इस दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से बादल बाबू के पिता कृपाल सिंह और परिवार के लोगों से पाकिस्तान के अधिवक्ता फयाज रामे ने संपर्क किया। बादल की मां को रोता देख उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए पाकिस्तानी अधिवक्ता फयाज रामे ने बिना फीस के ही उनका केस लड़ने का ऐलान कर दिया। यहां तक कि परिवार वालों को वीडियो कॉल करके बादल बाबू की बात भी करा। 10 जनवरी 2025 को फयाज रामे ने इस मामले की अदालत में पैरवी करने शुरू कर दी। पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद उन्होंने मुकदमे में बादल बाबू का अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया। 14 मई 2025 को पाकिस्तान से अधिवक्ता फयाज रामे ने कृपाल सिंह को फोन कर बताया कि उनके बेटे बादल बाबू को पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन की जिला अदालत ने 1 साल कारावास समेत 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी, जबकि अदालत द्वारा सुनाई गई सजा में से 4 महीने बादल बाबू पाकिस्तान की जेल में काट चुका है। फयाज रामे ने उन्हें बताया कि बादल बाबू को मिली सजा के खिलाफ अब वे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, साथ ही प्रयास करेंगे कि 1 साल जेल की सजा में भी उसे कुछ कम सजा मिले, जिससे कि वह जल्द से जल्द बरी हो सके और अपने वतन हिंदुस्तान और अपने घर वापस लौट सके। ऐसे में परिजनों को इंतजार है कि कब उनका बेटा पाकिस्तान की जेल से छूटकर भारत आएगा। फयाज रामे ने
परिजनों को बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान 17 अप्रैल को उनके बेटे की प्रेमिका सना रानी को भी अदालत में पेश किया गया था। यहां अदालत में उससे पूछा गया कि बादल बाबू से कब, कैसे और कितने दिनों से संपर्क में हैं। इस दौरान बादल बाबू और सना रानी ने एक दूसरे को देखा जरूर था, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। पुलिस की चार्जशीट में बादल बाबू से मिली फेसबुक चैट के जरिए पाकिस्तान की अदालत ने उसे जासूस नहीं माना, बस गलत तरीके से भारत पाकिस्तान सीमा पार करने के जुर्म में उसको ये सजा सुनाई, जहां 1 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगाया गया है। एक आदेश को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। ये सवाल राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हैं, उनकी पावर्स और अथॉरिटीज को लेकर है। इन सवालों के जरिए राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब राज्यपाल के पास कोई भी बिल आता है तो उनके पास क्या ऑप्शन होता है और क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक बड़ा फैसला दिया था। एससी ने तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्यपाल विधायकों को अनिश्चित काल तक के लिए नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब सवाल किया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। जी हां, ये सवाल राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से जो सवाल पूछे हैं वह संविधान के अनुच्छेद 200, 201, 361, 143, 142, 145, 3 और 131 से जुड़े हैं। इन सवालों के जरिए राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब राज्यपाल के पास कोई बिल आता है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन होता है और क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। बता दें कि हाल ही में कार्यपालिका के कुछ सदस्यों और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच द्वारा पारित फैसले पर काफी नाराजगी व्यक्त की थी। इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस जेपी पारदीवाला कर रहे थे। चीफ जस्टिस गवई को अब राष्ट्रपति के 14 सवालों के जवाब देने के लिए अब एक संविधान पीठ का गठन करना होगा, जिसमें कम से कम 5 जज होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या वह राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधायकों पर सहमति देने की समय सीमा तय कर सकता है। उन्होंने कोर्ट से इस बारे में 14 सवाल पूछे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक फैसला दिया था। इसमें तमिलनाडु के राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए राज्य के विधायकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय की गई थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने इसी फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर यह फैसला दे सकता है। बता दें कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से उपराज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसे विषयों पर स्पष्टीकरण मांगा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में दिए अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर तय समय सीमा में फैसला नहीं लिया जाता तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा के पास वापस भेज सकते हैं। अगर विधानसभा उस विधेयक को फिर से पारित करती है तो राष्ट्रपति को उस पर अंतिम फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर फैसला लिया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उस विधेयक को कानूनी रूप से जांचने का अधिकार होगा। पुलवामा हमले के बाद सेना ने दहशतगर्दों का सफाया करने की कसम खा ली है। सेना चुन चुनकर आतंकियों का इनकाउंटर कर रही है। पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 48 घंटों में 6 आतंकियों को जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ढेर किया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र जो साउथ कश्मीर में आता है, उसमें सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच में मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को ढेर किया गया। इससे पहले परसों के दिन साउथ कश्मीर में शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर किया गया था।
रिपोर्ट्स की माने तो 14 आतंकियों की लिस्ट जो है वो अब तक तैयार की गई है, जिनमें से 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और साउथ कश्मीर में अभी भी तलाशी अभियान जो है वो जारी है बाकी आतंकियों को लेकर। बता दें कि ये स्थानीय आतंकी हैं जिनकी छानबीन और इन्वेस्टिगेशन जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी कर रही है। पहलगाम हमले का बदला ले रही सेना, चुन चुन कर आतंकियों का सफाया। त्राल में 3 दहशतगर्दों को किया ढेर। पुलवामा हमले के बाद सेना ने दहशतगर्दों का सफाया करने की कसम खा ली है, तभी तो सेना चुन चुन कर आतंकियों का एनकाउंटर कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। यह मुठभेड़ अवंतीपोरा के नदर त्राल इलाके में अभी भी जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर दहशतगर्दों को मार गिराया। पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि 2 से 3 दहशतगर्दों के अभी भी छिपे होने की आशंका है। ना जाने कब उनके एनकाउंटर की खबर आ जाए। बता दें कि ये दहशतगर्द दहशत फैलाने के इरादे से पहुंचे थे। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक कई दहशतगर्दों को मार गिराया है। कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जहां भी दहशतगर्द दिख जाते हैं वहां उनका एनकाउंटर मानो तय है। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर त्राल के नादिर गांव में चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलवामा में 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के शुक्रू केलर जंगल इलाके में मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के 3 दहशतगर्दों को मार गिराया था। इन दहशतगर्दों में लश्कर का शीर्ष कमांडर शाहिद कुट्टे, सी कैटेगरी दहशतगर्द अदनान शफी और एहसान उल हक शेख शामिल थे। सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, 20 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन छेड़ा। दहशतगर्दों ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जाहिर है कि पहलगाम हमले में शामिल दहशतगर्दों के पोस्टर शोपिया के कई इलाकों में लगाए गए थे। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों की सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। सेना ने पहलगाम में पर्यटकों की जान लेने के गुनहगार पाकिस्तानी दहशतगर्दों की तलाश अब और तेज कर दी है। भारत ने पहलगाम दहशतगर्द हमले का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया। इसके बाद पाकिस्तान में बेचैनी और बढ़ गई। अभी तक वह कई बार दहशतगर्दों को भारत भेज चुका है, लेकिन सेना के जवान उन्हें चुन चुन कर निकाल रहे हैं और ढेर कर रहे हैं। आतंकी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं। देखा जाए तो लगातार हो रही सफल मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने साफ संकेत दिया है कि दहशतगर्द के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है। यहाँ चल रहे तलाशी अभियानों से दहशतगर्द नेटवर्क पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 1947 में बलूचिस्तान की स्टेट ऑफ कलात ने स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश की। सैन्य दबाव में पाकिस्तान में विलय कर लिया गया। बलूचों की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान नहीं मिला, जिससे बलूच राष्ट्रवाद सक्रिय रहा। चीन के ग्वादर पोर्ट और साथ ही सीपेक परियोजना ने स्थानीय असंतोष भी बढ़ाया है। देखिए इस रिपोर्ट में बलूचिस्तान की ये स्पेशल रिपोर्ट। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए तो कई देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने की कोशिश की। इन्हीं में से एक था स्टेट ऑफ कलात, जिसे आज हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था और शुरुआती दौर में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी इस बात से सहमत थे कि कलात स्वतंत्र रह सकता है। लेकिन जैसे भारत ने हैदराबाद और जूनागढ़ को बलपूर्वक अपने में मिला लिया, पाकिस्तान ने भी कलात को सैन्य दबाव में शामिल कर लिया। 20 मार्च 1948 को खान ऑफ कलात ने पाकिस्तान के साथ विलय पर दस्तखत कर दिए। भारत और अफगानिस्तान से समर्थन न मिलने के कारण उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा सर्द रेगिस्तान है, जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 देशों में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि बलोच मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान हैं और ईरान जैसे शिया बाहुल देश में
वो अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। इतिहास में बलूचिस्तान फारस और हिंद के साम्राज्यों के बीच एक सैंडविच की तरह रहा है। न ईरान ने पूरी तरह अपनाया, न भारत ने, और पाकिस्तान में शामिल होने के बाद भी बलोच पहचान को वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। स्टेट ऑफ कलात एक लोकतांत्रिक रियासत थी जहां 2 सदनों वाली संसद थी। वहां कलात स्टेट नेशनल पार्टी जैसे राष्ट्रवादी संगठन थे जो पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे और भारत से रिश्तों को बेहतर करना चाहते थे। पार्टी का मानना था कि महज मुसलमान होने से पाकिस्तान में शामिल होना जरूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने इस अहमियत को कुचल दिया और बलपूर्वक कलात को अपने में मिला लिया। पाकिस्तान के इतिहासकार मुबारक अली मानते हैं कि जिन्ना की शुरुआती समर्थन बाद में राजनीतिक जरूरतों के चलते बदल गया और बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। हालांकि पाकिस्तान में कई बार ये दावा किया गया है कि खान ऑफ कलात ने भारत में विलय की पेशकश की थी, लेकिन न भारत सरकार और न ही खान ने इसे कभी स्वीकार किया। दोस्तों, समय यही नहीं रुका। हाल के दशकों में चीन की ग्वादर पोर्ट में मौजूदगी और सीपेक प्रोजेक्ट ने स्थानीय बलूचों में आक्रोश और बढ़ा दिया है। ग्वादर जैसे इलाकों में बलूचों की भूमि है, लेकिन परियोजनाओं का लाभ बाहर के लोगों को मिलता है। इसका विरोध बार बार होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसे सुरक्षा का मामला मानकर दमन करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में रेडिएशन लीक होने की अफवाह फैल रही है, जो एक फेक न्यूज मानी जा रही है, जिसमें किराना हिल्स को निशाना बनाया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA और साथ ही भारतीय वायुसेना ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और बताया है कि ये महज एक फेक न्यूज है। अमेरिका ने भी रेडिएशन लीक की कोई भी पुष्टि नहीं की है और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज दावा सामने आया कि भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में रेडिएशन लीक हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स को निशाना बनाया, जहां कथित तौर पर उसके परमाणु हथियारों का भंडारण है। इन खबरों के साथ ही ये भी अफवाह उड़ने लगी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में परमाणु आपातकाल से निपटने के लिए विशेष विमान भेजे हैं और मिस्र से बोरोन जैसे रेडिएशन रोकने वाले तत्व पाकिस्तान भेजे गए हैं। एक दस्तावेज भी वायरल हुआ जिसे पाकिस्तान सरकार का रेडियोलॉजिकल सेफ्टी बुलेटिन बताया गया, लेकिन इन तमाम दावों से अब पर्दा उठ चुका है। लेकिन दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि हम इन रिपोर्ट से अवगत हैं, लेकिन हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की किसी भी परमाणु सुविधा से कोई रेडिएशन रिसाव या लीकेज नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का ये बयान स्पष्ट करता है कि ना तो कोई परमाणु हमला हुआ है और ना ही कोई रेडिएशन रिसाव। भारतीय वायुसेना ने भी इन आरोपों का मजाकिया लहजे में खंडन किया। वायुसेना के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल AK भारती ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बताया कि किराना हिल्स में परमाणु हथियार रखे हैं। हमें इसकी जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया गया। इसी तरह विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय सैन्य कार्रवाई पूरी तरह पारंपरिक दायरे में थी। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अफवाहों में जिस नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक का जिक्र था, उसे खुद पाकिस्तान सरकार ने भी झूठा बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी किसी तरह के रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं की। सोशल मीडिया पर फैली इन अफवाहों ने लोगों में डर जरूर पैदा किया, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1988 में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, परमाणु सुविधाओं पर हमला न करने का समझौता। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे की परमाणु संस्थाओं पर हमला नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अब तक दोनों इस समझौते का सम्मान करते आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सारगोधा, नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था। ये कार्रवाई सटीक और सीमित थी और इसका उद्देश्य सिर्फ सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाना था, न कि कोई परमाणु संकट पैदा करना। इसलिए सोशल मीडिया पर चली आ रही रेडिएशन रिसाव की अफवाहें महज एक प्रोपेगेंडा साबित हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाने के फैसले ने दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक मोड़ ला दिया है। इस फैसले से सीरिया में जश्न का माहौल है और लोग इसे देश के पुनर्जागरण की शुरुआत मान रहे हैं।
अंतरिम नेता अहमद अल शारा ने इसे साहसी कदम बताते हुए क्षेत्रीय शांति में योगदान देने की बात तक कही। हालांकि अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि क्या ये बदलाव लंबे समय तक कायम रह पाएगा। अमेरिका और सीरिया के रिश्तों में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के अंतरिम नेता अहमद अल शारा से मुलाकात की। इस मुलाकात के तुरंत बाद ट्रंप ने सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान कर दिया। इस फैसले ने न सिर्फ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मीडिया में आलोचना और समर्थन की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। वहीं सीरिया में इस फैसले को लेकर जबरदस्त उत्साह और खुशी का माहौल है। बुधवार रात से ही दमिश्क समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, जश्न मनाने लगे, नाच गा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कभी जिस अमेरिका को सीरिया का दुश्मन समझा जाता था, आज वही अमेरिका वहां के लोगों की उम्मीद की किरण बन गया है। सीरिया के नागरिकों का कहना है कि प्रतिबंध हटने के बाद अब उनका देश वैश्विक मंच पर लौट पाएगा और उन्हें दशकों की तबाही के बाद आर्थिक तरक्की का मौका मिलेगा। कई लोगों ने इस फैसले को सीरिया के पुनर्जन्म जैसा करार दिया है। उनका मानना है कि अब देश में निवेश आएगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और आम लोगों की जिंदगी में सुधार आएगा। सीरिया के अंतरिम नेता अहमद अल शारा ने भी इस फैसले को साहसी और ऐतिहासिक बताया। टीवी पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब सीरिया क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में अपना योगदान देने के लिए तैयार है। अल शारा का कहना है कि ट्रंप का ये फैसला सीरिया के आम नागरिकों की पीड़ा को कम करेगा और देश को एक नई दिशा देगा। उन्होंने इसे आधुनिक सीरिया के निर्माण की शुरुआत बताया। दरअसल सीरिया पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से गृह युद्ध, आतंकवाद और तानाशाही की मार झेल रहा है। इस्लामिक स्टेट जैसी आतंकी संगठनों ने सीरिया में लंबे समय तक कब्जा जमाए रखा। वहीं बशर अल असद की तानाशाही सरकार के कारण देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। आज सीरिया की 90% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है। ऐसे में अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध एक और बोझ बन चुका था, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा था। गुरुवार की सुबह जैसे ही लोग उठे, हजारों की संख्या में फिर से सड़कों पर जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दमिश्क के उम्मेद स्क्वायर पर भारी भीड़ नजर आ रही है, जहां लोग झंडे लहरा रहे हैं और बैकग्राउंड में संगीत बज रहा है। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीरिया सच में एक नया अध्याय शुरू कर पाएगा या ये बदलाव महज एक राजनीतिक इशारा बनकर रह जाएगा। भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। किसी की भी सरकार हो, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते जो हैं वो हमेशा ही अच्छे रहते हैं। लेकिन हालिया घटनाओं से इनमें संतुलन और व्यावसायिकता की झलक मिलती है। जहां रूस अब भी भारत का रणनीतिक साझेदार है, वहीं पाकिस्तान और चीन के साथ भी अपने रिश्ते संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर पर रूस का तटस्थ रुख जो है, इस बदली हुई रणनीति को भी दर्शाता है। अब ये दोस्ती भावनाओं से ज्यादा रणनीतिक और साथ ही परिस्थिति आधारित हो गई है। क्या सच में ऐसा हो रहा है? स्पेशल रिपोर्ट। 1955 में जब सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्रोव भारत आए थे, तब उन्होंने कहा था, हम आपके बहुत करीब हैं। अगर आप हमें पर्वत के शिखर से भी बुलाएंगे तो हम आपकी तरफ होंगे। ये शब्द उस दौर की दोस्ती का प्रतीक थे। शीत युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ ने कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पक्ष में वीटो किया, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। 1957, 1962 और 1971 में सोवियत यूनियन ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने वाली प्रस्तावों को रोककर भारत का साथ दिया। गोवा में पुर्तगाल के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई पर भी सोवियत समर्थन मिला। ये दोस्ती सोवियत संघ के विघटन के बाद भी बनी रही। 1991 के बाद जब रूस अस्तित्व में आया, तब भी उसने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना और कई बार भारत के समर्थन में सामने आया। लेकिन हालिया घटनाएं इस रिश्ते में बदलाव का संकेत देती हैं। 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाया, तब रूस ने खुलकर समर्थन किया। लेकिन जब हाल ही में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सख्त प्रतिक्रिया दी, तो रूस की प्रतिक्रिया काफी संतुलित और तटस्थ रही। उसने न सिर्फ दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की, बल्कि मध्यस्थता की पेशकश भी की। रूसी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान को आपसी बातचीत से विवाद सुलझाना चाहिए। इस रुख पर थिंक टैंक ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो तन्वी मदान ने तंज कसा और लिखा,
रूस जो खुद 12 साल में 2 बार यूक्रेन पर हमला कर चुका है, भारत से कह रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करो। इस पर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठे कि जब भारत ने यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ नहीं बोला तो रूस को भारत का खुलकर साथ देना चाहिए था। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की रणनीति अब ज्यादा संतुलन बनाने की है। ORF के विशेषज्ञ एलेक्सी जाकरोव और मॉस्को की निवेदिता कपूर का कहना है कि बदलती जियोपॉलिटिक्स और परमाणु ताकतों के बीच तनाव की स्थिति में रूस का शांति की अपील करना स्वाभाविक है। रूस भारत और चीन दोनों का साझेदार है और वो नहीं चाहता कि उसे दोनों के बीच में पक्ष चुनना पड़े। हालांकि व्यापार और रक्षा के रिश्ते अब भी मजबूत हैं। 2023 में दोनों देशों के बीच $60 अरब से ज्यादा का व्यापार हुआ। भारत अब भी रूस से S-400 जैसे हथियार खरीद रहा है जो उसकी सुरक्षा के लिए अहम है, लेकिन रूस और पाकिस्तान के बीच भी व्यापार बढ़ रहा है। 2023 में ये $1 अरब तक पहुंच गया। रूस ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने का भी समर्थन किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत और रूस के रिश्ते भविष्य में किस दिशा में बैठते हैं और दोनों देश अपनी साझेदारी को कैसे और मजबूत बनाते हैं। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ वार्ता में तेजी आई है, जहां भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर शून्य टैरिफ का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल को भारत में निर्माण से रोकते हुए अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। व्यापार तनाव के बावजूद अमेरिका ने अस्थायी रूप से भारतीय निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त शुल्क हटाया है। इस सकारात्मक माहौल का असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स में उत्साह बढ़ रहा है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर चल रही वार्ता ने एक नया मोड़ ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कतर में व्यापारिक नेताओं से बातचीत के दौरान बताया कि भारत ने अमेरिका को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसमें वो अमेरिकी वस्तुओं पर लगभग शून्य टैरिफ लगाने को तैयार है। ट्रंप के मुताबिक भारत इस प्रस्ताव के जरिए आयात टैक्स पर समझौता करना चाहता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के साथ टैरिफ वार्ता बहुत अच्छी चल रही है और जल्द ही एक महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है। इसी बीच ट्रंप ने एप्पल के CEO टिम कुक को स्पष्ट रूप से कहा है कि वो भारत में एप्पल के प्रोडक्ट्स का निर्माण न करें। उनका इशारा साफ है कि एप्पल को अपनी निर्माण गतिविधियों को अमेरिका में केंद्रित करना चाहिए। ट्रंप ने भारत के उच्च टैरिफ को अमेरिकी वयस्कों के लिए बड़ी बाधा बताया और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अपने अभियान के तहत ये कदम उठाया है। इस टैरिफ नीति की वजह से भारत के एक्सपोर्टर्स खासकर सी फूड और मेटल्स के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। व्यापार तनाव के बीच अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 10 अप्रैल से 9 जुलाई तक 90 दिनों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने से रोक लगा दी है। ये रोक तब लगी है जब व्यापार वार्ता में दोनों देशों के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ी। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने 2 अप्रैल को एक बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 60 देशों से आयात पर टैरिफ लगाया था, जिसमें झींगा और स्टील जैसे भारतीय उत्पादों पर 26% शुल्क भी शामिल था। इस खबर के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई थी। गुरुवार को सुबह के समय गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ, लेकिन दिन के आधे समय के भीतर सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा उछल गया था और निफ्टी ने भी 300 अंक की तेजी दिखाई थी। इस तेजी ने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया और ये संकेत दिया है कि व्यापार वार्ता में सकारात्मक प्रगति से बाजार को मजबूती मिल रही है। कुल मिलाकर भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर ये दौर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अमेरिका की शून्य टैरिफ की पेशकश और एप्पल के निर्माण को लेकर ट्रंप का सख्त रुख दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में नया बदलाव ला सकता है। आने वाले समय में इस वार्ता का परिणाम दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और व्यापार को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। और फिलहाल के लिए इस डिजिटल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ऐसे ही हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए इंडिया डेली।